गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 मई पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। सो आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कि सर जो लेक्चर है वो 7 AM पे होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, 7 AM पे आज से मैं करने की सोच रहा था, लेकिन आपकी जो 50 डेज का कोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टाइम था वो नहीं बचा, इसलिए जो लेक्चर हैं वो पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। लेकिन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से आपको जो लेक्चर है वो 7 AM पे ही मिलेगा, बिकॉज आर कोर्स इज ऑलरेडी कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट हमारा जो 50 डेज का पूरा प्रिपरेशन कोर्स है कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी जो है डिले यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, आपको 7 AM पे ही यूट्यूब का नोटिफिकेशन इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर आने लगेगा। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 142 को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर हमारा क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट यहाँ पर आई थी। देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझने की कोशिश करेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जानेंगे। G7 समिट को डिस्कस करते हुए एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाला है। पंचायती राज को डिस्कस करेंगे। इंडिया जापान रिलेशन को डिस्कस करते हुए हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी है, इसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। ट्राई टू लाइक द वीडियो, 500 लाइक्स पे जो टारगेट है वो रखा गया, जिसके बाद जो आपकी एक मंथली PDF होती है उसे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शेयर किया जाएगा, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन सो दैट इट कुड एनकरेज द वीडियो एज वेल। चलिए, मॉक टेस्ट के लिए मैं वैसे आपको पहले भी बता चुका हूं और आई होप यहां पर आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट करिएगा जरूर, और साथ ही साथ अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर जरूर करिएगा। और मॉक टेस्ट जब लगाते हैं उसे एनालिसिस, ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि ठीक है इसको लगा के जाना है, मॉक टेस्ट करके जाना है, लेकिन एनालिसिस के लिए बहुत कम लोग बताते हैं, तो वो चीज हमारी रह जाती है कई बार। तो यहाँ पे इसी वजह से आपको बता रहा हूं कि एनालिसिस जरूर करिएगा। नहीं पता एनालिसिस क्या होता है या कैसे किया जाता है मॉक टेस्ट का, तो मुझे बता दीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक 5 मिनट का वीडियो जो है वो बना दूंगा, सो दैट यू कुड नो कि मॉक टेस्ट लगाना इट्स जस्ट द 50% जॉब डन, लेकिन रिमेनिंग 50% तभी कंप्लीट होता है जब आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हैं। और रिवीजन सीरीज जो है, इफ यू वांट टू एनरोल इन दिस सीरीज, 50 डेज के अंदर, मतलब 7 वीक्स के अंदर जो अभी आपके हाथ में है, 7 सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं इन अ फास्ट ट्रैक मैनर 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर। इसके अंदर राइट फ्रॉम द पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आपके एनवायरमेंटल इकोलॉजी जो है, स्पेक्ट्रम जो है, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाते हैं अलोंग विद द करंट अफेयर्स, ताकि एक रैपिड फायर तौर पे आपकी तैयारी जो आखिरी के कुछ दिन है, अगर पहले उतने अच्छे से स्टैटिक और करंट पोर्शन की नहीं हो पाई है, तो एटलीस्ट लास्ट के 50 डेज में आप तैयारी कर पाएं, एक बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएं और 30 to 35 मार्क्स आपके ज्यादा आ पाए एग्जाम के अंदर। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करके चलेंगे इसके लिए? आज 6 मार्क्स या फिर कहें कि 6 MCQ से वो यहाँ पे कट ऑफ रखी गई है। जल्दी से बताएं आप कितना स्कोर को टारगेट करके चल रहे हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020। तो यहाँ पे बात करी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्शन 142 ऑफ द सोशल सिक्योरिटी एक्ट। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहली कहती है लेबर, जो लेबर है वो किसके अंदर आता है? लेबर फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हो सकता है सेक्शन 142 ऑफ द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी अनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो आधार डेटा वर्कर्स का ले सके अपने नेशनल डेटाबेस के लिए फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। पॉसिबल है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं किस चीज के ऊपर? NDUW। NDUW क्या है? नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सबमिशन ऑफ आधार सबमिट करना पड़ता है, पैन कार्ड सबमिट करना पड़ता है, वोटर कार्ड सबमिट करना पड़ता है। इसके बेसिस पे NDUW जो है उसके ऊपर यहां पर आप जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पे बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। PIB के अंदर न्यूज दे रखी थी सेक्शन 142 ऑफ सोशल सिक्योरिटी कोड को लेकर, जिसको कि 2020 का जो ये कोड है इसे नोटिफाई किया गया। आंसर बताइए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सोचिए इसके बारे में। चलिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो लेबर है आप जानते हैं हमारे पास 3 तरीके की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट में स्टेट, कॉन्करेंट में सेंट्रल और स्टेट दोनों बना सकती है। आपका जो लेबर होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट के हिसाब से ये किसके अंदर आता है? ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। देयरफॉर पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों ही इसके अंदर लॉ बना सकते हैं, लेबर को लेकर लॉ बना सकते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। सेक्शन 142 जो आपका है सोशल सिक्योरिटी 2020 को लेकर, ये गवर्नमेंट को अनेबल करता है कि जो डेटा है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, आधार डेटा है वर्कर्स का, वो यहाँ पे नेशनल डेटाबेस के अंदर डाला जा सके। ये बात भी ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो डेटाबेस होता है NDUW के अंदर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का लिया जाता है, ये सिर्फ आधार के बेसिस पे ही ले लिया जाता है। इसमें आधार
आधार, पैन कार्ड एंड वोटर कार्ड, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो एंड लिखा था ये भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को गलत बना देता है। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सिर्फ ऑन द सबमिशन ऑफ आधार अलोन दिस कैन बी डन, हेंस द थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस वाज द न्यूज इन पीआईबी, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन जो है अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर है। पूछा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अंडरलाइन करें द टॉपिक, और यहाँ पे क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, उसको आप सर्कल में डालें। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है आईपीआर जो होते हैं लीगल राइट्स होते हैं डेट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो कि ह्यूमन माइंड चीजें बनाता है, वो जो क्रिएट करता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम आईपीआर के द्वारा किया जाता है। लाइक राइट्स ओवर द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आईपीआर होते हैं इसके ऊपर भी ओनर का लाइफ टाइम राइट जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली द हिंदू के अंदर न्यूज थी जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स विल सपोर्ट एन इनिशिएटिव एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू वेव द ट्रिप्स प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ट्रिप्स जो है, इसको वेव करेगा ताकि कोविड-19 वैक्सीन को प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर की बात करी जाए तो आईपीआर जो है डेफिनेटली जो भी चीजें हम बनाते हैं, आप जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अभी किसी ने कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई तो वहां पर भी उसको आईपीआर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई नई इनोवेशन जो है वो उस व्यक्ति ने करी है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन माइंड की जो क्रिएशन होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीआर के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है। यूजुअली ये 20 सालों के लिए होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेडिसिन के केस में भी क्या होता है, जो नई मेडिसिन बनाई जाती है 20 साल तक तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है, और फिर जेनेरिक मेडिसिन उसकी बनना शुरू हो जाती है। तो काफी सारे मेडिकल सेक्टर में लोग देखते रहते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन को 20 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ताकि उसी के सोल्ट को यूज करते हुए जो सस्ती मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन है, उसको बनाया जा सके। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमेशा से आप ही की रहती है। अगर आपके पास कोई लैंड है उसके ऊपर आपका राइट इटर्नली रहता है, तो आज आपकी है, आगे आने वाले टाइम में वो आपके ही जो वंशज हैं उसको यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी राइट जो है वो आपसे लिया नहीं जा सकता। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसे ओपन अप कर दिया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है देखिए आपकी प्रॉपर्टी तो आप यूज करेंगे, आपकी जो फिजिकल एसेट है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है या कोई और चीज है, वो आप ही उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो मैन काइंड के फायदे के लिए यूज करी जा सकती है। इसी वजह से यहां पर टाइम पीरियड उसके ऊपर निर्धारित किया गया है, और अलग अलग जगहों पर ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है। इसमें रिन्यू करने का भी एक प्रोविजन जो होता है वो रखा गया। तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, आंसर विल बी ए। ठीक है, अनलाइक द राइट्स ओवर द फिजिकल प्रॉपर्टी, आईपीआर जो है दे जनरली गिव्स इट्स ओनर ओनली द टाइम लिमिटेड राइट। राइट तो होता है यहाँ पे ओनर का, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, और यहाँ पे उसके बाद उसे ओपन अप कर दिया जाता है, और जैसे कि आपने मेडिसिन के केस में भी देखा था। ठीक है, काफी सारी कंडीशनैलिटीज भी इसके अंदर होती है। अभी ट्रिप्स को लेकर और वैक्सीन को लेकर ये न्यूज में था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रिजर्वेशन को लेकर है। 3 स्टेटमेंट्स रिजर्वेशन को लेकर दिए, तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन है उसको अंडरलाइन करें और जो पूछा है उसको सर्कल में डालें। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि मराठा कोटा लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोवर्सी इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो इस तरीके से क्वेश्चन जो है, पहली बात तो कंट्रोवर्सी पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड एरिया में, जैसे कि रिजर्वेशन को लेकर या फिर अदर देन एससी एसटी ओबीसी में जो रिजर्वेशन देना है, क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या आपका इकोनॉमी के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या परसेंटेज होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन मीन्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, राइट। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जो पूछा जाएगा, 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने देख लेते हैं। आर्टिकल 342A ये एम्पावर करता है प्राइम मिनिस्टर को कि वो किसी भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो कि राज्य के अंदर आते हैं उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं। द स्टेट्स कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं कि उनके राज्य के अंदर कौन कौन सी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, पॉसिबल है। 1992 इंदिरा साहनी केस ने जो जजमेंट दी गई थी इस केस के अंदर, उसमें रिजर्वेशन को 50% सेट किया गया था। बताइए, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो क्योंकि रिजर्वेशन की बात हुई और मराठा कोटा जो है काफी न्यूज में है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 342A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ध्यान रखिएगा,
वो किसको, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज जो है उसको स्पेसिफाई किया जा सके। एट द सेम टाइम मराठा रिजर्वेशन जजमेंट के बाद जो एक चेंज आया है वो ये है कि स्टेट कैन नो लॉन्गर डायरेक्टली आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जैसा कि वो पहले कर सकते थे, ठीक है, इवन फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट एम्प्लॉयमेंट। तो अगर राज्य सरकारों ने राज्य के लिए एम्प्लॉयमेंट देनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर रिजर्वेशन देना है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब्स निकालती है वहां पर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना है, वो पहले राज्य सरकारें खुद डिसाइड किया करती थी, लेकिन अभी स्टेट उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई या नोटिफाई नहीं कर पाएगा। दिस विल बी डन बाय द सेंटर। यहां पे इसे सेंटर को करना पड़ेगा। इफ द स्टेट वांट्स द लिस्ट टू बी अमेंडेड, अगर राज्य सरकारें चाहती हैं कि उनकी लिस्ट जो है उसको अमेंड करना है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐड करना है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहां से हटाना है, इट हैज टू बी डन थ्रू द पार्लियामेंट। इसको पार्लियामेंट के थ्रू करना पड़ेगा। इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, बट तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इंदिरा साहनी जजमेंट जो 1992 की थी उसमें रिजर्वेशन को 50% जो है वो फिक्स किया गया था, लेकिन इसका भी एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। आई जस्ट वांट टू नो कि एक्सेप्शन इसकी क्या है। आंसर तो आपका सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, सी हो जाएगा, लेकिन 50% रिजर्वेशन जो सेट किया गया इसकी एक्सेप्शन हमें कुछ राज्यों के अंदर देखने को मिलती है। उन राज्यों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। इवन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर देख लेते हैं। यहां पर क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, इकोनॉमिक्स का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहली कहती है इट इज यूजुअली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिलीव फिस्कल बर्डन एंड रेजिंग मनी फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। ये किसके लिए होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है यूजुअली अपने फिस्कल बर्डन को कम करने के लिए और पैसे को रेज करने के लिए। सेलिंग माइनॉरिटी शेयर ओनली ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज टू अनदर एंटिटी बीट पब्लिक और प्राइवेट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है, माइनॉरिटी शेयर जो है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का वो शेयर किया जाता है किसी दूसरी एंटिटी को, वो पब्लिक सेक्टर भी हो सकती है और वो प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती है। सोचिए इसके बारे में। अभी रिसेंटली द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी कि कैबिनेट ने आईडीबीआई बैंक जो है इसकी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को क्लियर किया है, तभी यहां पर क्वेश्चन जो है बनाया गया है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे अपनी नॉलेज को यूज करते हुए बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। चलिए, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है काफी टाइम से इस चीज की तरफ देख रही है कि जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं, पीएससीज हैं, खास तौर पे वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए और कुछ एरियाज के अंदर तो इवन स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी जो है करी जानी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। इससे होगा क्या, जब गवर्नमेंट पीएसयूज या पीएससीज को सेल करेंगी तो फिस्कल बर्डन कम होगा। रीजन, क्योंकि उनको यहां पर काफी सारा पैसा मिलता है जब इस तरीके से सेल किया जाता है। एक तरीके से गवर्नमेंट जो है अपनी एसेट को सेल कर रही है, और कहा जाए एक ऐसी एसेट को सेल कर रही है जो कि उनको प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रही है, ठीक है। सो इट इज यूजुअली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिलीव द फिस्कल बर्डन, और साथ ही साथ पैसे को इसमें रेज किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर जब हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो माइनॉरिटी शेयर को डिसइन्वेस्ट करने की बात करते हैं। सेलिंग माइनॉरिटी शेयर मतलब जब एक किसी भी कंपनी के छोटे शेयर को सेल किया जाता है, पब्लिक एंटरप्राइज के छोटे शेयर को सेल किया जाता है, चाहे वो पब्लिक एंटिटी को किया जाए या प्राइवेट एंटिटी को किया जाए, उसे तो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ 100 में से 100% अगर गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ था, जैसे LIC के केस में है, इसमें से 10% शेयर कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ पैसा तो रेज कर लिया, क्योंकि अब ये 10% किसके पास होल्ड किया हुआ है। देखिए, मान लीजिए LIC है, इसका 100% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 10% शेयर जो है वो यहां पर डिसइन्वेस्ट कर दिया, तो इसके बदले पैसा सरकार को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो 10% है वो किसके पास चला जाएगा, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अभी भी 90% मेजर शेयर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब ओनरशिप जो है वो किसके पास है, वो अभी भी सरकार के पास है। लेकिन जब गवर्नमेंट जो है यहां पर 100% में से 10% की जगह, तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अगर आप इवन दीपम की वेबसाइट भी देखेंगे, दीपम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वहां पर भी ये चीज मेंशन करी गई है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंशियल पोर्शन, तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने बहुत छोटा पोर्शन किया था डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर, लेकिन मान लीजिए 100% में से यहाँ पर एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो किसी प्राइवेट एंटिटी को या फिर किसी दूसरी एंटिटी को दे दिया। इसमें जो परसेंटेज लिखी गई है वो लिखी गई है अप टू 50% और सच हायर परसेंटेज, ठीक है, वो अगर दे दिया जाता है तो यहां पर कहा जाता है, मान लीजिए कि 50% ही दे दिया, ठीक है, तो यहां पर कहा जाता है दैट मींस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें होता क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट है
ये चीज अज्यूम करी जाती है, एक बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट का बिजनेस में एंगेज होने का कोई काम नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस टू एंगेज इटसेल्फ इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज सेक्टर्स, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं है। इसी वजह से ये एक्टिविटीज जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देनी चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर देखी जाती है। तो यहां पर बात करी जाए तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो आंसर इज यस। जो कंट्रोल है, जो ओनरशिप है, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू सम अदर एंटिटी। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे माइनॉरिटी शेयर को सेल नहीं किया जाता, यहां पर मेजोरिटी शेयर को सेल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सेलिंग माइनॉरिटी शेयर, नो, सेलिंग मेजोरिटी शेयर को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यहां पे दीपम के अंदर जो परसेंटेज भी बता रखी थी, अप टू 50% और सच हायर परसेंटेज, ठीक है। तो दीपम की वेबसाइट चाहे तो आप विजिट कर सकते हैं और कोशिश करिएगा इस तरह की चीजों में गवर्नमेंट वेबसाइट से डेटा लीजिए ताकि आपको करेक्ट डेटा भी यहां पर मिले। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आईडीबीआई से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात कर रहा है वन राशन कार्ड के बारे में, वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पूछा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। 3 स्टेटमेंट से पहली कहती है एग्जिस्टिंग राशन कार्ड्स विल बी टर्न्ड एज वन नेशन वन राशन कार्ड। जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है उनको ONORC के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा, हो सकता है स्कीम के अंतर्गत। इट विल बी अ यूनिवर्सल राशन कार्ड अलॉटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विदाउट एनी क्राइटेरिया। इसके अंदर बिना किसी क्राइटेरिया के सभी व्यक्तियों को वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो यहां पर दिया जाएगा। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS। यहाँ पे PDS जो है आपका उसके अंतर्गत इसको लेकर आया जा रहा है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। चलिए, तो वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर न्यूज दे रखी थी और कहा था कि इसको, ये जो पूरी स्कीम थी लाई तो गई थी लेकिन उतना ज्यादा तेजी से ये चल नहीं पा रही है, जो स्पीड है वो काफी स्लो है, इंप्लीमेंटेशन काफी स्लो चल रहा है। तो ये जो रिव्यू किया गया था तभी ये न्यूज में मेंशन किया गया था। पहली जो स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत इस स्कीम के हिसाब से वन नेशन वन राशन कार्ड के हिसाब से एग्जिस्टिंग राशन कार्ड जो है उनको ONORC में तब्दील किया जाएगा, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्या यहाँ पे बिना किसी क्राइटेरिया के हर व्यक्ति को ये दिया जाएगा, देखिए इट विल बी अ यूनिवर्सल राशन कार्ड अलॉटेड टू ईच बेनिफिशियरी, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हर व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, जो कि NFSA के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, बेनिफिशियरी है, उसी को ही ये दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो यस, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS। तो IMPDS के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो IMPDS के अंदर है, कौन कौन इसको लेकर आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो यहां पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की जो सीरीज है एंड क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप सीरीज जो कि क्रैश कोर्स है आपका अपकमिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें डे वाइज 100 डेज हो या 200 डेज हो, डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें कुछ वीडियोस जो हैं असाइनमेंट के तौर पे आपको रोज दिए जाते हैं, स्टैटिक वीडियोस भी होते हैं, करंट अफेयर्स वीडियोस भी होते हैं। और डे बाय डे जब आप अपने असाइनमेंट को करते जाते हैं, एवरी डे यू बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर और आप बेटर बनते जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, अगर हमारे सामने 1 साल का टाइम होता है, अगर उसको शेड्यूल करके हम नहीं चलते, वो 1 साल कब भी जाता है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसे लगता है कि पिछले 365 दिनों के अंदर तो हमने कुछ करा नहीं। तो इसी वजह से एवरी डे को हमें कैपिटलाइज करना है, और एवरी डे को कैपिटलाइज करने के लिए ही यहाँ पर 100 डेज एंड 200 डेज की सीरीज जो आपके सामने लाई गई है, जो exam.netmoc.com पे आप एनरोल कर सकते हैं, ताकि आपका एक भी दिन जो है वो वेस्ट ना जाए। एवरी डे यू शुड यूटिलाइज टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, ताकि हर दिन को आप एक अच्छे से यूटिलाइज करके उसको एक एसेट में तब्दील करें। उसके अंदर जितना ज्यादा आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के असाइनमेंट दिए गए, उतना ज्यादा आप अपने गोल के पास पहुंचते जाएंगे। लेकिन अगर शेड्यूल नहीं करते हैं, प्लान नहीं करते हैं, तो चांसेस जो है यहाँ पर थोड़े से कम हो जाते हैं। देयरफॉर यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज exam.netmoc.com के ऊपर। वहां पर आपको सीरीज में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी जा रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए गए, NCERT किस तरीके से कवर करी गई है, वो सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। G7 जो है इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा है कि G7 का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करता है, हेग में है, पेरिस में है, एम्स्टरडेम में है, या फिर नन ऑफ द अबव। अभी न्यूज ऑन AIR जो आपकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां पर बताया गया था कि जो वर्चुअल समिट हुई है अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की, वहां पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर S जयशंकर, जो कि अर्सवाइल IFS ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर
पार्टिसिपेशन अपना दिया है, ठीक है। और इसी वजह से G7 का जिक्र भी किया था। G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन यहां पर एक कंट्री को एग्जिट करना पड़ा। उस कंट्री का नाम क्या था वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो G7 का आंसर यहां पर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि G7 डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन और अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर। इसका कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है। डिसीजंस आर टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग। जो डिसीजन भी लिए जाते हैं, जो कि अभी इस मीटिंग के अंदर लिए जाएंगे, वो मॉरल सैंक्शन के तौर पे लिए जाते हैं, नॉन बाइंडिंग इन नेचर रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि 1975 में बनाया गया था, ठीक है। एनुअली ये जो पूरा ग्रुपिंग है, ये जो ब्लॉक है, मीट करता है, मिलता है और वेरियस इश्यूज के ऊपर, जैसे अभी के टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस के ऊपर, पेंडेमिक के ऊपर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और एनर्जी पॉलिसी के ऊपर बातचीत करी गई है। तो इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, दे टॉक अबाउट सच थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, G7 में कंट्रीज कौन कौन से आती हैं? 7 कंट्रीज आपके सामने, लेकिन कौन सी कंट्री G8 में हुआ करती थी जिसको कि बाहर किया गया और जिसके बाद ये G7 बन गया, उसका नाम भी मुझे बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछा गया बुल्गारिया, बुल्गारिया के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। मैप से इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर देखिए, इट्स अ कंट्री सिचुएटेड इन सदर्न या कहें साउथ ईस्ट यूरोप, हो सकता है। इट इज बॉर्डरिंग रोमेनिया टू द नॉर्थ, पॉसिबल है। इट इज बॉर्डरिंग आइगियन सी टू द ईस्ट, तो यहाँ पे आगियान सी जो है इसके ईस्ट में है, रोमानिया से बॉर्डर है इसका नॉर्थ की तरफ, और साउथ ईस्ट यूरोप में ये लोकेट करती है। बताइए। चलिए, एक बार जो बुल्गारिया है देख लेते हैं बुल्गारिया के बारे में। काफी सारे ब्रिटिश मूवीज में आपने इसका नाम सुना होगा। तो ऊपर देखेंगे नॉर्थ में रोमानिया है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ब्लैक सी से यहाँ पे बॉर्डर टच कर रहा है, नीचे टर्की से बॉर्डर टच कर रहा है, ग्रीस भी आपको दिख रहा होगा। आगियन सी से जो इसका बॉर्डर है टच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीस आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्रीस की टेरिटरी, ठीक है। तो बुल्गारिया का आगियन सी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्लैक सी से ईस्ट डायरेक्शन में इसका जो बॉर्डर है वो टच कर रहा है। तो इसके नॉर्थ में रोमानिया है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये साउथ ईस्ट यूरोप की कंट्री है? ये भी ठीक है, लेकिन आगियन सी नहीं, ब्लैक सी जो है वो इसके ईस्ट में लोकेट करता है। तो आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी संडे टू संडे मैप के क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे भी एक मैप का क्वेश्चन करेंगे, तो एग्जाम तक आते आते संडे के लेक्चर्स को मिलाकर जो संडे पूरा लेक्चर 10 क्वेश्चंस आपके मैप बेस्ड रहते हैं। साथ ही साथ ये एक क्वेश्चन जो हम करेंगे 7th क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन यूजुअली हम रखते हैं, जो कि मैप रिलेटेड होता है, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि पंचायती राज को लेकर है। पूछा गया पंचायती राज को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर यूपी इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, उसको लेकर भी। तो यहाँ पे बताया गया यूपी वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, पॉसिबल है। इसके अंदर 1/3 सीट्स जो होती हैं दैट इज रिजर्व्ड फॉर विमेन, तो महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट्स होते हैं उनको आरक्षित यहाँ पर रखा जाता है। इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी होती है उसके द्वारा यहाँ पर करवाए जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द आंसर हियर? सोचिए। ओके, सो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, वहां पर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी ईसीआई की होती है। सो ईसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन इन द स्टेट एज वेल एज द सेंट्रल लेवल, राइट। लेकिन जब हम थर्ड टियर की बात करते हैं, तो थर्ड टियर के अंदर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की हो जाती है। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। 1/3 रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया है, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। लेकिन राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे या फिर अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे पॉलिटी को लेकर, वहां पर इन चीजों के बारे में बताया कि राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट पंचायती राज इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन द नागौर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान वाज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, जिन्होंने इसे 1959 में ही इंप्लीमेंट कर दिया था, इन द वेरी सेम ईयर, बाद के महीनों में, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश तो अभी न्यूज में था क्योंकि यहां पर कुछ इलेक्शंस कराए जा रहे हैं 30 ईयर के अंदर तभी, लेकिन अदरवाइज राजस्थान ने इसे 1959 के अंदर ही इंप्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। चलिए, आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, लक्ष्मीकांत के जो मेरे वीडियोस अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको आप देख सकते हैं। वहां पर कैसे कैसे अलग अलग कमीशन आई थी पीआरआई को लेकर, कब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो था वो दिया गया, कैसे 2 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, 4 टियर सिस्टम यूज किया जाता था, जिससे कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर अलग अलग कमेटीज जो थी वो भी लेकर आई गई थी, जैसे कि आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी थी और इसके साथ अशोक मेहता कमेटी थी, जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशन दी थी। वो सारी चीजें जो है वो लक्ष्मीकांत के, सर्च कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी प्रिंस लूथरा करके, आपको सारे लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। चलिए, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इंडिया जापान रिलेशन को लेकर आज का मेंस का क्वेश्चन भी इंडिया जापान रिलेशन को लेकर पूछा जाने वाला है।
यहां पर पूछा गया इंडियो जापान रिलेशन के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं, पॉसिबल है। दोनों ही जिमेक्स एक्सरसाइज करते हैं एनुअली, ये भी पॉसिबल है। इंडिया हैज द ट्रेड डेफिसिट विद जापान इन 2019-20, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है जापान के साथ 2019-20 के अंदर, बताइए। चलिए, तो यहां पर दोनों कंट्रीज को लेकर न्यूज थी और इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया, और मेंस का क्वेश्चन भी इसी वजह से बनाया गया है। क्वाड के अंदर आप जानते हैं कि 4 मेंबर्स हैं। क्वाड के अंदर कौन कौन है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और कौन है? और इंडिया है, राइट। तो ये चारों कंट्रीज जो है क्वाड का मेंबर है। चाइना को काउंटर करने के लिए इसे बनाया गया अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली कहा जाता है कि इंडो पैसिफिक को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, राइट। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QSD, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको कि क्वाड भी कहा जाता है, इज एन इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में है, और यहां पर वेरियस कंट्रीज के बीच में जो टॉक्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर, जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जे का क्या मतलब है? जापान। आई का क्या मतलब है? इंडिया। एम का क्या मतलब है? मैरीटाइम। एक्स का क्या मतलब है? एक्सरसाइज। क्या बन गया? जिमेक्स, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, जिमेक्स एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करी जाती है दोनों कंट्रीज के बीच में, बिल्कुल ठीक है, बट क्या ये एनुअली है? नहीं, इट इज एन बायनियल एक्सरसाइज। इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। वंस इन 2 ईयर्स जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापानीज नेवी, ठीक है। ये मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की एक्सरसाइज है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन, तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है क्या जापान के साथ? तो बात करिए, इंडिया का एक्सपोर्ट जापान में देखा जाए वो डिक्लाइन हुआ था, और ये जो है डिक्लाइन टू 4.5 बिलियन। तो हमारा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट था जापान को वो था 4.5 बिलियन, और जो हमारा इंपोर्ट था वो था कितना? ऑलमोस्ट 12.43 बिलियन। तो यहां पर देखा जाए जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो ट्रेड गैप देखा जाता है इन फेवर ऑफ जापान, ऑलमोस्ट 7.91 बिलियन का, या फिर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो है वो हम देखते हैं किसके साथ? जापान के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका सी हो जाएगा। वेट फॉर दिस, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन भी आज जापान और इंडिया के ऊपर ही होने वाला है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें GIB के, देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आप जानते हैं कि इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15 दिन के अंदर एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। रीजन इज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ना कुछ गाइडलाइंस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर दे देती है, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहता है, राइट। जैसे कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाने चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये इलेक्ट्रिक वायर्स को देख नहीं सकते, और जिसकी वजह से उनके साथ क्लैश कर जाते हैं और करंट लगने से इनकी डेथ हो जाती है। तो रिफ्लेक्टर्स लगाओगे तो दूर से ही उनको दिख जाएगा कि यहां पर कुछ ना कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, और उससे बचने के लिए वो अपनी जो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वायर्स है उसको बाईपास करके उड़ेंगे। लेकिन ये रिफ्लेक्टर्स लगाने के बावजूद भी केसेस जो थे वो कम नहीं हो रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाई वोल्टेज पावर लाइंस जो हैं वो अंडरग्राउंड करनी चाहिए राजस्थान और गुजरात के अंदर, ठीक है। राजस्थान और गुजरात के अंदर रिफ्लेक्टर्स लगाने के बावजूद भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इवन बाकी जगह पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रिक वायर्स को, हाई टेंशन हाई वोल्टेज पावर को आप क्या करो, आप इसे अंडरग्राउंड कर दो, मतलब नीचे डाल दो, ताकि ये यहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही ना रहे कि किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। कुछ दिन पहले ये दोबारा से न्यूज में थे, क्योंकि पाकिस्तान का याद होगा आपको चोलिस्तान डेजर्ट जो था, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ थार डेजर्ट, ठीक है, वहां पर पोचिंग के चलते हुए 2 ग्रेट इंडियन बस्टार्ड को शूट कर दिया गया था, मार दिया गया था। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी कम्युनिटीज थी जो कि वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया था, ठीक है। आंसर यहां पे आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, सो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले जीआईबी का जो स्टेटस हुआ करता था वो एंडेंजर्ड हुआ करता था, लेकिन 2011 से इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर डाल दिया, क्योंकि यहां पर फर्दर इसकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसी तरीके से साइट्स के हिसाब से ये अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। हैबिटेट की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश रीजन में मिल जाता है। इंडिया की साइड में राजस्थान में तो पाया ही जाता है, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी पाया जाता है। किस राज्य का ये स्टेट बर्ड है, वैसे मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर रिवीजन पर्पज से जरूर आंसर करिएगा इसका। 2 मिनट के अंदर जल्दी से हम रिवाइज करते हैं पूरे लेक्चर को, और फिर आज के प्रीलिम्स मेंस क्वेश्चन को देखेंगे, और आपके मार्क्स जो आपने स्कोर किए वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं। यहां पर सोचिए जल्दी से,
पहले क्वेश्चन का आंसर करें। सोशल सिक्योरिटी कोड, देखिए करने का तरीका यही है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका तो आंसर आप करिएगा ही करिएगा, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी चीजें आपको सोशल सिक्योरिटी कोड या जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होता है वो आपको दिखाई देता है, जितनी भी चीजें आप रिकॉल कर पाते हैं वो लिख के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, राइट। चलिए सबसे पहले तो यहां पे ये बताएं मुझे, लेबर कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अभी एक डेटाबेस जो है वो बनाया जा रहा है जिसके अंदर आधार कार्ड को देकर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स अपने डेटा को दे पाएंगे, गवर्नमेंट को काफी हेल्प मिलेगी, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको सहायता करने में, उनसे रिलेटेड पॉलिसी डिसीजन लेने में और पॉलिसी बनाने में, ठीक है। एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है वो भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड के बेसिस पे ही, और ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिससे कि डेटा बनेगा तो सेंटर स्टेट दोनों को फायदा होने वाला है। ध्यान रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है लेबर आपका। सेकंड, हमने आईपीआर के बारे में डिस्कशन किया था, क्या लाइफ टाइम राइट दिया जाता है इसके अंदर या फिर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिया जाता है, जल्दी से बताएं। आईपीआर अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल अलग होते हैं, यहां पर आपके दिमाग की जो क्रिएशन होती है, आपने कोई वैक्सीन बना दी, आपने मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर इनोवेशन आप लेकर आए, आपने कोई कार का डिजाइन बना दिया, आपने सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी, तो वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड ने कुछ क्रिएट किया है और ये जो है कुछ टाइम के लिए आपको फायदा देगा और फिर ओवरऑल पूरी कम्युनिटी जो है उसको यहां पर फायदा देने वाला है। ए यहां पर करेक्ट आंसर था। आईपीआर जो है इसका टाइम पीरियड है, अगर आप देखेंगे डब्ल्यूटीओ के अंदर भी अभी यूएस ने इसके वैक्सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए सपोर्ट किया। फिर हमारा डिस्कशन जो है आरक्षण को लेकर हुआ था फॉर द रिजर्वेशन। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा रिजर्वेशन था उसको यहां पर जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है वो बताया है, डिक्लेयर किया है। इसको लेकर रिजर्वेशन को लेकर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कौन सी ऐसी जजमेंट थी जिसके अंदर 50% रिजर्वेशन को फिक्स किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर अभी भी 50% की जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको बाईपास किया जाता है, उन राज्यों के नाम भी मुझे बताइएगा। 342A के हिसाब से राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो यहां पर बताते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज कौन है, और यहां पर अभी जो डिसीजन लिए जाएंगे, राज्य सरकार जो अभी तक जो जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन देती थी या फिर स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन दिया करती थी, उसके अंदर अब राज्य सरकारों से जो राइट है वो ले लिया गया है और ये अब केंद्र सरकार के पास चला गया है, और रादर पार्लियामेंट जो है वहां पर इसका डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अदरवाइज पॉसिबल है कि राज्य सरकारें वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसको यूज करें, तो एक्चुअल में जिन लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फॉल्टी हो जाएगा। देन हमने डिस्कस किया था स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए हमारा डिस्कशन हुआ था कि जल्दी से मुझे परसेंटेज बता सकते हैं आप, या फिर ये बता सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या ओनरशिप ट्रांसफर होता है, कंट्रोल ट्रांसफर होता है। तो आंसर यहां पर होगा यस, कि इसके अंदर ओनरशिप कंट्रोल ट्रांसफर होता है। डिसइन्वेस्टमेंट में तो एक छोटा सा हिस्सा भी डिसइन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जब हम मेजॉरिटी शेयर को दे रहे होते हैं तो वहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ साथ आपकी ओनरशिप और आपका कंट्रोल जो होता है वो भी चला जाता है। जो पीएसयूज ऐसे होते हैं जो लॉस मेकिंग है, या फिर जो लगता है गवर्नमेंट को कि यहां पर हमारा काम नहीं बचा है, उसको अब यहां पर धीरे धीरे डिसइन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। देन वी डिस्कस अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। स्पीड जो है इसकी स्लो चल रही है, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया गया था। यहां पर एग्जिस्टिंग राशन कार्ड को क्या ONORC में तब्दील किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसको चला कौन रहा है, मैनेज इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, वो मुझे नाम बताएं। यहाँ पर हर सिटीजन को नहीं दिया जाएगा, जो बेनिफिशियरीज हैं NFSA के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हीं को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा। IMPDS दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आपकी जो 100 डेज और 200 डेज की जो सीरीज है, इसको आप exam.netmock.com के ऊपर एनरोल करा सकते हैं डे वाइज प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपका कोई भी दिन जो है वो वेस्ट ना जाए। बिकॉज इन UPSC प्रिपरेशन जो आपका टाइम होता है, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे एक्सपेंसिव जो आपकी कोई कमोडिटी है, वो टाइम है। टाइम जो है वो एसेंस है, इसी वजह से कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाए। शेड्यूल जो है वो आपके पास होना चाहिए, डे वाइज शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, ताकि जब तक आपके डेज कंप्लीट होते हैं, एग्जाम आपके सामने होता है, आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। क्या आप एक दिन में 2 या 3 दिन भी कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप दिन में एक दिन के अंदर आप मान के चलिए 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है, 2 घंटे भी मान सकते हैं यहाँ पर। उस हिसाब से अगर आप चाहें तो एक दिन में ज्यादा डेज को भी कवर कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन मैं यही कहूंगा कि शेड्यूल को जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप इस सीरीज में एनरोल नहीं भी करते हैं, अदरवाइज भी आपके पास एक शेड्यूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ब्लूप्रिंट नहीं होगा तब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कैसे। तो शेड्यूल वे में, प्लान्ड वे में अपनी तैयारी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ G7 के बारे में पूछा था, कहां पर लोकेट करता है, तो मैंने आपको बताया था कहां पर है, जल्दी से बताएं। G7 ब्लॉकिंग जो है 1975 में बनाई गई थी, पहले G8 हुआ करता था। किस कंट्री को बाहर निकाले वो नाम भी मुझे बताइएगा। ब्लॉक एनुअली मीट करता है, डिस्कशन करता है इकोनॉमिक के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, एनर्जी पॉलिसी के ऊपर, पेंडेमिक के ऊपर, लेकिन इसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। चलिए, फिर हमने बुल्गारिया के बारे में डिस्कशन किया था। कौन सा सी इसको टच करता है बताइए मुझे। साउथ ईस्ट यूरोप की कंट्री है, रोमानिया इसके नॉर्थ में है,
और इसके ईस्ट में आपका ब्लैक सी जो है इसकी कोस्ट को टच करता है। देन वी डिस्कस अबाउट पंचायती राज। सबसे पहले ये सिस्टम कहां पर आया था, मैंने आपको ये भी बताया कि बाकी सारे वीडियोस जो हैं इस इंडियन पॉलिटी के टॉपिक के ऊपर देख लीजिएगा, जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, या फिर exam.netmoc.com के ऊपर भी उससे भी ज्यादा वीडियोस अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। 1/3 रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा गया इसके अंदर महिलाओं को, साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर जो इलेक्शन कराने का काम है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। अभी यूपी के अंदर इलेक्शन किए जा रहे हैं, इसी वजह से ये न्यूज में था, लेकिन राजस्थान के अंदर पहली बार इसे इंप्लीमेंट किया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन 1959 को, और उसके जस्ट बाद 1959 के अंतर्गत ही यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस सिस्टम को लेकर आया गया था। देन हमारा डिस्कशन जो है इंडिया जापान रिलेशन को लेकर हुआ था। दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिमेक्स एक्सरसाइज बायनियल है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या इंडिया ट्रेड सरप्लस में है या ट्रेड डेफिसिट में जापान के साथ, बताएं मुझे। ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड का, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस शामिल है, और जापान के साथ खासतौर पर हमारा ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट $8 बिलियन का। फिर हमारा डिस्कशन IUCN स्टेटस को लेकर हुआ था। आप मुझे IUCN स्टेटस बताएं, मैं बताता हूं आपको न्यूज। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात, राजस्थान के अंदर अगर आपको हाई वोल्टेज पावर लाइंस जो है वो जमीन के अंदर करनी पड़े, अंडरग्राउंड करनी पड़े, तो उसे जल्दी से करिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस इनका है, और ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की जान जा रही है इन हाई वोल्टेज जो लाइन्स हैं इनकी वजह से। तो यहां पर जो अभी आपका कल सैटरडे होने वाला है, सैटरडे इज द मैराथन डे, तो सैटरडे को मैराथन आपके पास आएगा और मैराथन को जरूर देखिएगा। संडे इज द मैप डे, संडे को आपको मैप दिखने को मिलेगा, यहाँ पे 10 क्वेश्चन, लेकिन मैराथन का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा, तो डू नॉट इग्नोर दिस, क्योंकि यहां पर ये आपको पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की, डिपेंड करता है मैराथन वीकली है या मैराथन मंथली है, पूरी तैयारी करा देता है। तो यहां पर रिवीजन जो है, मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी होते हैं ताकि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े। बाकी एस्पिरेंट जब सोच रहे होंगे कि आंसर ए होगा या बी होगा, आपको पता है आंसर बी है, आप उस क्वेश्चन को मार्क करते हैं क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, इसी वजह से रिवीजन को मैं बार बार एम्फेसिस देके कहता हूं कि रिवीजन जरूर करिएगा, और जो सैटरडेज की मैराथन सेशंस होते हैं वो जरूर करिएगा। प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, एशियन लायन या एशियाटिक लायन का IUCN स्टेटस क्या। अभी हैदराबाद जू के अंदर न्यूज थी कि जो एशियाटिक लायन है, 7 एशियाटिक लायन जो है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, इस वजह से IUCN स्टेटस इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के लिए जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा ये पूछूंगा कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये देखा गया कि इंडिया जापान के रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन हुए। पहले उतने ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं होते थे। आई रिमेंबर जब आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, इवन जब कॉलेज टाइम में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उतने अच्छे रिलेशन नहीं थे। जापान जो था इंडिया से किसी भी एरिया के ऊपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, टेक्नोलॉजी को शेयर करने में थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं कि उतना ओपन नहीं रहता था। पहले यूएस से पूछता था क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यूएस हाँ कहता था तो करता था, यूएस ना कहता था तो नहीं करता था। लेकिन अभी एक इंडिपेंडेंट टाइप के रिलेशन पिछले 15 साल में अगर मैं देखूं तो रिलेशनशिप के अंदर एक काफी तब्दीली आई है। 15 साल पहले जब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो एक अलग तरीके का सेटअप था जापान के साथ, जापान वाज नॉट दैट ओपन, लेकिन अभी जो है जापान काफी ओपन हो चुका है और इंडिया के साथ विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ यूएस अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आपका क्या इसके अंदर एनालिसिस करके बताएंगे, दोनों के बीच में कॉमन एरियाज कौन से हैं, कौन से ऐसे एरियाज जो कि पोटेंशियल एरियाज हैं, उनके बारे में 250 वर्ड्स में मुझे आंसर करिएगा। दिस इज द मेंस का ग्रुप, इंटरव्यू का ग्रुप भी है। इंटरव्यू के क्वेश्चन भी जो है आपको बहुत जल्दी दोबारा से रिज्यूम किए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में भी मुझे कॉमेंट के अंदर बताया था, इवन टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज करके बताया था। सो विल रिज्यूम दिस इंटरव्यू क्वेश्चन वेरी सून। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बता दीजिए, अभी कितना कितना आपने स्कोर किया है। 6 या 6 से ज्यादा किया तो ऑफकोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 यू आर इन द डेंजर जोन। लेकिन सेकंड रिवीजन जो है वो आप सभी को करनी है, क्योंकि सेकंड रिवीजन जब आप करेंगे तो आप वहां पर अपने नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू कांट मेक द नोट्स, लेकिन सेकंड टाइम में यू आर सपोज टू मेक द नोट्स। अपने नोट्स जरूर बनाइएगा और उन्हीं को ही एग्जाम से पहले आप यूज करिएगा, क्योंकि एग्जाम जब सामने होता है 3-4 दिन, एक हफ्ता रहता है या एक दिन रहता है, तो वहां पर वीडियो देखने का टाइम नहीं होता है आपके पास, वहां पर सिर्फ टाइम होता है अपने नोट्स को जल्दी से रिवाइज करने का। हेंस नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी कुछ वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो नोट्स मत बनाइए, सेकंड टाइम में बनाइएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही आपके नोट्स में जाए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर जब 500 लाइक्स मिलेंगे वीडियो को तो आपसे जो फ्री पीडीएफ है वो भी शेयर करी जाएगी, मंथली फ्री पीडीएफ, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको कल रात को 10 बजे तक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो @prince_luthra पे टेलीग्राम कर सकते हैं। स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।